हेलो बच्चों, मार्शल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं साइंस टीचर जगसीर सिंह कक्षा 10 एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस अपने इस डिजिटल बोर्ड पे पूरा करेंगे। तो आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पहली एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, एक छोटा सा आसान सा चैप्टर है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात करें थोड़ा बेसिक की, तो वास्तविक संख्याएं अपने किसको कह सकते हैं बच्चों। बाकी ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या है क्या। तो इसकी जनरल जानकारी अपने 7th 6th और 8th 9th क्लास में देखें तो पहले अपने ये था कि प्राकृत संख्या क्या है बच्चों। प्राकृत संख्या बच्चों, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राकृत संख्या की, कि जो संख्याएं 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक चले उनको अपने प्राकृत संख्या कहते हैं बच्चों। भी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। और उसके बाद में अपने देखें कि पूर्ण संख्या, इसमें बच्चों जब प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को शामिल कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, उसको बच्चों अपने कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर जीरो का ही अंतर है, बाकी दोनों सेम है। उसके बाद में अपने देखें बच्चों पूर्णांक संख्याएं। बच्चों ये अपने कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाए, संख्या रेखा पर दर्शाने वाली संख्याएं। अब संख्या रेखा पे अपने ये जानते हैं बच्चों, यानी 0, -1, -2, -3 डैश डैश, इधर 1, 2, 3 डैश डैश, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सारी पूर्णांक के अंदर आएगी बच्चों। उसके बाद में बच्चों अपने ये पढ़ते हैं परिमेय संख्या। इसके बारे में अपनों बच्चों ये देखते हैं कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी जितनी की जितनी अपोन वाली संख्याएं हैं, बटा वाली संख्याएं, बाकी ये तो आ ही सकती हैं इसके अंदर, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये संख्याएं तो आएंगे बच्चों, लेकिन बटा वाली संख्या और शामिल कर लेंगे इसमें। उसके बाद में बच्चों अपनों ने 9th क्लास में ये पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं। ये थी बच्चों कि एक तो अशांत, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं, यानी जिसका दशमलव प्रसार बच्चों, ऐसी P/Q संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, तो अशांत का मतलब दशमलव के बाद में संख्याएं आगे आती जा रही है, और अनावर्ती उसकी आवर्ती नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो 5.3462143 डैश डैश डैश। अब यहां देखो बच्चे, ये पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, कोई भाग था मान लो, वो पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है और वो कभी रुक नहीं रहा, उसको बोलते हैं अशांत। और अनावर्ती का मतलब यहां आवर्ती नहीं हो रही, हर बार एक नई संख्या आ रही है। और जो आवर्ती वाली है, जिसको अपनों ने 9th क्लास में पढ़ा था, बार लगी संख्या, जैसे 0.5, इसका मतलब है 0.5555 ऐसे चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्याएं। तो जितना भी अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, वो सारा अपरिमेय संख्याओं में जाएगा बच्चों। उसके बाद में कहूं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए,
तो भी बच्चों अपने कहेंगे कि वो एक अप्रमेय संख्या होगी। तो यहां तक जितना भी अपनों ने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं कक्षा के अंदर जो पढ़ा है, उनको सारों को मिला के अपने कहते हैं कि ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। छठी क्लास में अपनों ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े, उस पे कुछ संक्रियाएं पढ़े, ऑपरेशंस पढ़े थे, इनके कुछ गुणधर्म पढ़े थे, जैसे इनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। उसके बाद में सातवीं क्लास में अपनों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं, प्लस माइनस के बारे में बच्चों। उसके बाद में आठवीं क्लास के अंदर अपने परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बटा वाली संख्याएं, उस पे वो सारे गुणधर्म पढ़ते हैं बच्चों, कौन कौन से संवर्त गुणधर्म। उसके बाद सहचर्यता, क्रम विनियमितता, ये सारे बच्चों अपने 8th क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों अपने पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर अप्रमेय संख्याएं, भाग विधि द्वारा सीधा रूट वाली संख्याएं, अपने ये अपने 9th क्लास के अंदर। तो आज अपने 10th क्लास का लेवल थोड़ा सा अपने देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं में क्या कुछ है बच्चों। तो देखो कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ और इस प्रक्रिया को आपके अप्रमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला था बच्चों। आपने पूरा अप्रमेय संख्याओं का अध्ययन कक्षा 9 के अंदर किया है बच्चों। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे और चर्चाओं पे अनुच्छेद 12 और 1.3 को धनात्मक पूर्णांकों के महत्वपूर्ण गुण। अब देखो दो चीज अपने यहां पढ़नी है बच्चों। एक तो यूक्लिड विभाजन विधि, एल्गोरिथम, कलन विधि जिसको कहते हैं बच्चों। एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बच्चों। दोनों ही ये पहले वाले सिलेबस में हुआ करता था बच्चों। यूक्लिड विभाजन विधि ये जो पहला सिलेबस था एनसीईआरटी का, जो हटने से पहले सिलेबस था, उसके अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था बच्चों। अपने ये सिलेबस में है अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसी पे है पूरा। लेकिन थोड़ा सा मैं यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम को जरूर समझाऊंगा ताकि आप आगे बड़ी क्लासेस के अंदर इस चीज को अच्छे से समझ सको बच्चों। यूक्लिड इन्होंने कहा था कि कोई संख्या है, मान लो ए कोई संख्या है बच्चों, उसमें बी का भाग दिया जा रहा है, ए में भाग दिया जा रहा है बी का। तब यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया था कि जो संख्या जिस संख्या में भाग देते हैं और जो बचता है रिमाइंडर और जो भागफल अपना आता है, तो इनके अंदर एक रिलेशन बनता है, संबंध बनता है बच्चों। इसमें क्या बनता है उन्होंने बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये था यूक्लिड विभाजन पूरा। यानी जो ये पढ़ते हैं ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये अब इस सिलेबस में अपने नहीं है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे अपने। लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक आप इतना समझना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम ये है। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मान लो मैं 7 में 2 का भाग दे रहा हूं, तो 2 3 6 1 बचा। अब इसको इस विभाजन से अपने यूं लिख सकते हैं, देखो 7 को मैं यूं लिख सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा 2 इंटू 3 और प्लस इसका जो शेष फल है वो प्लस में। तो ये देखो बिल्कुल स्टिक ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है। 6 + 1 7 बराबर 7। तो ये बस ये जो स्टेटमेंट देने वाले थे ये यूक्लिड ने बताया था, तो उनके नाम से एक एल्गोरिथम बन गया बच्चों। तो अपने ये सिलेबस में नहीं है, इसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा की है ताकि आगे आप क्लासेस के अंदर पढ़ो तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अपने सिलेबस में सिर्फ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है बच्चों। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में देखें, ये तो देखते हैं बच्चों। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखो बच्चों क्या थी। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है बच्चों। ये स्टेटमेंट हूबहू आपने अच्छे से याद करना है बच्चों। कई बार ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। अंक गणित आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो, तब अपने को ये लिखना पड़ता है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, ये अपने जानते हैं भी। कोई भी भाज्य संख्या है, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 लिख रहा हूँ बच्चों,
तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा 2 इंटू 3, इसमें मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अपने अभाज्य संख्या जानते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है बच्चों भी, जिस संख्या में एक और समय के अलावा किसी और का भाग न जाए, यानी खुद का ही भाग जाने वाली संख्या है अभाज्य संख्या होती है, उसके और ज्यादा गुणनखंड नहीं होते। देखो 2 के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, जितने भी अभाज्य गुणनखंड अपने करते हैं बच्चों, ऐसे अपने छोटी क्लासेस में अपने टीचर्स ने सिखाया होगा अपने को। ऐसे मान लो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपने कोई भी गुणनखंड करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ एक कथन के रूप में है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये क्रम जो आ रहा है ये अद्वितीय, बिना अद्वितीय के होता है, यानी 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, अभाज्य गुणनखंड वही है। तो अब बात करते हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है बच्चों आज ये सिलेबस के अंदर। देखो आप जब देखोगे आपकी 1.1 है, जो पुराना सिलेबस है उसके अंदर आपको दिया होगा 1.2, क्योंकि 1.1 आपने यूक्लिड पे थी वो पूरी हटा दी गई है बच्चों। अब बात करते हैं इस 1.1 में। देखो निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो बच्चों 140 के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप क्या करो, डायरेक्ट यदि आप कर सकते हो तो डायरेक्ट कर दो बच्चों, यदि नहीं कर सकते तो आप इसमें क्या करो, देखो 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना हुआ 10 70, और इंटू 2 ये 140। देखो बच्चों, देखो आप छोटी क्लासेस के अंदर आपने ऐसे सीखा होगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि 2, उसके बाद 2 का फिर भाग जा रहा है, उसके बाद बच्चों 5 का भाग जा रहा है, उसके बाद बच्चों 7 का भाग जा रहा है। मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 140 के, वो बच्चों क्या बन सकते हैं, तो बच्चों इसको यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। ये बच्चों जैसा काम है इसमें सारा, छोटी 7वीं 8वीं क्लास का जैसा काम है। तो आप ये सारे क्वेश्चन इस मेथड से कर लेना बच्चों। एक दो क्वेश्चन और निकाल लो इस तरह के सारे बच्चों। जैसे ये तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, कितना दिया हुआ है 38 25। देखो बच्चों करते हैं, करो इस तरह 38 25 3 से जाएगा क्या, पहले चेक करो। विभाज्यता के नियम यदि आपको याद है तो 3 इन संख्याओं का टोटल करेंगे तो उसमें 3 का भाग जाए तो इस संख्या में पूरी में जाएगा। तो देखो कितना हो गया 11 और 2 13 और 5 18, यानी इस संख्या में 3 का भाग बच्चों जा रहा है। तो अपने सबसे पहले 2 का तो नहीं जाएगा बच्चों, जिसके पीछे 2 की पहाड़े वाली संख्याएं आई उनमें 2 का भाग जाता है बच्चों। 0 2 4 6 8 यदि ये संख्याएं आती पीछे तो मैं इसमें 2 का भाग डायरेक्ट देता। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है करना। तो देखो अपना 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 2 बच गए, 7 21 और 5 15। उसके बाद फिर 3 पे जाएगा, जा रहा है क्या, 3 पे चेक करो 15 12 15 जा रहा है बच्चों। देखो 4 12, 3 दुए 6 और 5 15। फिर चेक करो, अब 3 पे नहीं जाएगा बच्चों। कैसे, कितना बना 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, अब डायरेक्ट जाएगा 5 पे, 5 पे 5 8 40, 5 5 25 और उसके बाद फिर 5 पे 13 5 85 और फिर 13 पे। तो बच्चों इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हुए, 3 की पावर 2
5 की पावर 2 इंटू 13। तो बच्चों ये है अपना आंसर। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। आपने रफ नोटबुक को इस तरह प्रैक्टिस में लेके आना है कि जितनी ज्यादा आपसे कैलकुलेशन हो उतनी आप कीजिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस पे ही टिका है। पूरा प्रैक्टिस आप मैथ का करो और अच्छी कैलकुलेशन आप आसान से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। तो आप थोड़ा सा रिवीजन के अंदर इनको कर लेना, दोबारा रिपीट कर लेना ये क्वेश्चन। उसके बाद अपने देखते हैं, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोनों, और इसके कर सकते हो आसान से, इसके गुणनखंड है बच्चों। इसके बाद में अपने देखें, ये आपकी 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके तो बच्चों अपने क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर अभाज्य गुणनखंड देखे हैं। अब अपने क्वेश्चन 2 के अंदर देखे हैं बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो बच्चों अपने को एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम, इसको ध्यान में रखना है बच्चों। देखो तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ये अपने जांच करेंगे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये जांच बाद में करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपने इसका एचसीएफ देखते हैं बच्चों। तो देखो दो संख्या अपने को दे रखी है, पहला क्वेश्चन करते हैं अपने, इसको समझते हैं बच्चों, 26 और 91। तो देखो बच्चों अपने सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अपने इसमें एचसीएफ 26 और 91, अपने इसका एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। तो आपने बहुत सारी संख्याओं का छोटी क्लासेस के अंदर एचसीएफ निकालना सीखा है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि अपने यहाँ यूज करते हैं। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 13, 2 2 पे नहीं जाएगा बच्चों, उसके बाद 13 1, उसके बाद अपने 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। 7 पे जाएगा सबसे पहले, 13 7 91, उसके बाद 13 91 है, ठीक है। तो इस दोनों के अंदर बच्चों जो कॉमन आ रहा है वही अपना एचसीएफ है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 13, तो इसका एचसीएफ है 13, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो एचसीएफ है बच्चों वो है 13, और जो एलसीएम अपने निकालेंगे, एलसीएम किसका, 26 और 91 का। तो बच्चों वो देखो कैसे निकाला जाता है, इन दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बच्चों अपने, वो अपना होगा एलसीएम। देखो कैसे कि अपनों ने 26 और 91 के दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बच्चों। जब दोनों के अभाज्य गुणनखंड के करने के बाद में जो संख्या आएगी, उसके गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या आएगी वो अपनी एलसीएम होगी। तो निकालते हैं बच्चों, देखो कैसे, 2 13 91, फिर 7 13 13 7 91, उसके बाद में 13 1,1। तो कितना आया इसके एलसीएम, कितना आया बच्चों, 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी देखें टोटल ओवरऑल कितना आया बच्चों, 13 दूना 26, और करेंगे कितना आ गया बच्चों, देखो 2 7 14, 42, और 14 और 4 162। यही आ रहा है कि बच्चों, थोड़ा चेक कर लेना, 14 इंटू 13 करना, 13 चौके 56, और 13 एकम 13, और 5, 13 और 5
18, 186 जा रहा है क्या? देख लो दोबारा। 13 चौका 52 और 13 और 5 182। यहाँ चेक कर लेना थोड़ा बच्चों, 182 आ रहा है। चलो अब अपना एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलने के बाद में बच्चों अपने अब देखेंगे क्या ये जांच जो दोनों संख्याओं का गुणनफल वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आ रहा है क्या, ये चेक करेंगे। तो अब अपने करेंगे जांच। जांच क्या करेंगे, ए गुणा बी वो एच सी एफ इंटू एल सी एम इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों, ए संख्या है अपनी कितनी 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ है अपना 13 इंटू जो अपना 182 एलसीएम है बच्चों। चलो करते हैं गुणा। ये बच्चों रफ वर्क रहेगा अपना। ये देखो 91 को गुणा करना है 26 के साथ, 6 9 6 54 2 9 2 18 कितना आया 6 6 3 2 यानी 23 और 66। उसके बाद में 182 को गुणा करेंगे 13 से बच्चों, तो कितना आया 6 और 8 24 3 2 5 2 8 1 6 6 3 2 ये लो बच्चों 2 3 6 6। तो इस तरह बच्चों देखो जो अपना ए गुणा बी वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आ रहा है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो ये जांच है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है बच्चों। तो आपने इस तरह कंप्लीट इसको करना है बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले अपने दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि आप लगा सकते हो। उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद में ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ में अपने ये कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन के ट्राई करो, आप करने की कोशिश करो। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इसका देखो क्या था थोड़ा देख लेते हैं। 510 और 92 अपना सेकंड क्वेश्चन है। 510 और 92 तो सबसे पहले बच्चों अपने वही इन दोनों का अपने निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ 510 कोमा 92 तो देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों। चलो निकालते हैं। 510 2 पे गया, 2 दुए 4 1 10 11 5 दुए 10 और 5। उसके बाद में 3 पे गया बच्चों, 2 पे नहीं जाएगा, पीछे इकाई अंक 5 आ रहा है तो 3 पे गया 8 तिये 24 और 1 बचा 15 5 तिये 15। उसके बाद बच्चों कितने पे गया, 3 पे जा रहा है क्या, 8 5 13 नहीं जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 पे 5 तो कितना गया 17 5 85, 5 से कम 5 3 17 5 85 और फिर 17 पे जाएगा 1। उसके बाद अपने निकालेंगे बच्चों किसका 92 का। 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, उसमें क्या जाएगा देखो 2 4 दुए 8 और 1 6 दुए 12 46
2 23, उसके बाद 23 1। तो इसके आ रहा है बेटा, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है 2। दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है 2, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो इसका जो अपना है HCF वो आया है 2। उसके बाद बच्चों अपने निकालेंगे LCM दोनों का, 510,92। तो ये क्या निकलेगा बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद अपने दोनों को साथ लेके चलेंगे, 510,92, 2,255,46। उसके बाद बच्चों 2,555,23। उसके बाद कितने पे जाएगा, 3 पे। कितना आया बच्चों, 85, 8 ये 24 और 85। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 5 पे 17 23। उसके बाद में बच्चों 17 पे 1 23। उसके बाद बच्चों 1,1। तो देखा इसके अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये 2 हो गए, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। इसको हटा देते हैं बच्चों, ये रफ वर्क है, इसको आपने रफ में करके देखना है। ये इंटू 23। अब इसका पूरे का गुणा करके देखो बच्चों कितना आ रहा है। ये हो गया 4 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका किया तो अपनों ने कितना आया बच्चों, 23 का गुणा कर लेते हैं अपने 17 के साथ, 7 21, 7 2 14, 15 16, 3 2 1 9 3। इसको 6 के साथ गुणा कर लो सीधा, 6 9 6 के 54 और 6 3 18, 18 और 5 23। यानी इसका जो अपना टोटल जो आया है वो एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि अपनों ने 60 के साथ गुणा करना था। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आया है 23,460। चलो बच्चों, आप इसकी जांच करके दिखाओ। LCM अपनों ने निकाल लिया है, अब अपने जांच करेंगे बच्चों। तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा A गुणा B, A गुणा B उसके LCM गुणा HCF के बराबर आता है बच्चों। चलो इसमें रखो दोनों संख्याएं और गुणा करके देखो बच्चों, क्या ये सच में बराबर आ रहा है क्या। हाँ जी बच्चों, रखा आपने दोनों संख्याएं, 510 गुणा 92, ये दोनों संख्याएं आ गई। इसका LCM कितना आया था बच्चों, 23,460 इंटू HCF आया है 2। चलो बच्चों अपने करते हैं इसको जांच, चेक करते हैं। देखिए 510 का गुणा करना है 92 के साथ, 0 2 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4। तो इसका रिजल्ट आया 46,920। आगे ये कितना आया बच्चों देख लेते हैं, 0 12 8 9 2 3 6 और 4। ये देखो बच्चों, यानी अपनी LHS बराबर आ गई RHS के। तो बच्चों अपने कह सकते हैं अपनी जांच सत्य सिद्ध हो रही है। तो दो संख्याओं का गुणा उसके LCM और HCF के बराबर आए तो बच्चों अपने ये संबंध सत्य सिद्ध होता है। इस प्रकार आप क्या
करोगे। इसके बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, एक आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे कंप्लीट करवाए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको अच्छे से करें। कोई डाउट हो आप इन पे अपने जो टेक्निकल टीम के जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब अपने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपने एनसीईआरटी के अंदर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 का था, उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड करने थे सिंपल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारी बुक्स के अंदर कि इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, उसके बाद में ये संबंध दर्शाइए। उसके बाद में अपने देखें कि तीसरा क्वेश्चन किस तरह का है बच्चों। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो अभी आपको सिखाया गया है बच्चों, उसी तरह अपनों ने इनको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो बच्चों मैं आपको दो क्वेश्चन करवा देता हूं इसके अंदर। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है किसकी, पहले अपने 12, 15 और 21 अपने रफ में करके देखेंगे। पहले इसका एचसीएफ, तो इसमें बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, छोटी संख्याएं हो तो आप बिना अब ये स्ट्रक्चर बनाए डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों कितना, 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दुए 4, 4 तिये 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों कितने होते हैं, 3 इंटू 5। 21 के बच्चों होंगे 3 इंटू 7। तो बच्चों समझो, आप इसको अलग से अभाज्य गुणनखंड इसके इस तरह करके भी देख सकते हो। यदि छोटी संख्याएं हैं तो डायरेक्ट कर लो बच्चों इसको। अब उसके बाद में बच्चों देखो, इसने पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ कौन कौन सी संख्याओं का, 12, 15 और 21। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम के अंदर आपने अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिख के उसके बाद में आपने देखना है सबसे छोटी पावर क्या कॉमन आ रही है। उसके बाद में अपनों ने बच्चों ये देखना है सबसे छोटी पावर क्या आ रही है, वही अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि है बच्चों। उसके बाद में देखेंगे, अब देखो एचसीएफ में, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपनी सबसे छोटी पावर जो कॉमन आ रही है संख्याओं की, वही अपना एचसीएफ होता है। तो देखो बच्चों, यहां इसको यूं राइट कर सकते हैं अपने 2 की पावर 2 इंटू 3। तो देखो बच्चों, यहां 2 की पावर 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब 2 की पावर 2 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद में देखो 3 की पावर 1 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, यहां इत्तेफाक क्या है, पावर 1 ही है बच्चों। तो उसके हिसाब से अपने एक तो 3 कॉमन आ गया बच्चों। उसके अलावा कोई और भी संख्या इस तरह कॉमन आती तीनों के अंदर, तो अपने उनको बाहर गुणा के रूप में लिख लेते बच्चों। उसके बाद में इनका देखेंगे अपने एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम वही 12, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम 12, 15, 21। इसमें बच्चों कैसा आपने एलसीएम लेना है, देखो जो कॉमन सबसे बड़ी पावर आ रही है वो भी लेना है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बच गई वो सारी आनी है बच्चों। देखो कैसे, जैसे 2 की पावर 2 ये भी आएगा, कॉमन 3 आ रहा था वो भी आएगा, 5 और 7, यानी सबसे बड़ी पावर उन सब में जो आ रही हैं वो सारा अपना एलसीएम के अंदर होगा बच्चों, छोड़ना कुछ भी संख्या नहीं है। तो देखो बच्चों कितना बना इनका, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कर लो बच्चों इसका, ये हुआ 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 420।
अब अपने देखते हैं क्या आप इस तरह डायरेक्ट इनके पावर निकाल के भी कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, और जो एलसीएम एचसीएफ के अंदर कॉमन वाला सिस्टम होता है और एलसीएम के अंदर जो बड़ी पावर है उनको उठाना होता है बच्चों। अब अपने इस तरह एक साथ कंबाइन लेके ये देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको ऐसे भी निकाल लो, 2 6 15 21, फिर 2 3 15 21, फिर 3 1 5 7, फिर 5 1 1 7, फिर 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो अपने देखेंगे तो सेम फैक्टर आएंगे। देखो 2 की पावर 2 3 5 7, ये देखो बच्चों 2 की पावर 2 3 5 7, तो सेम अपना रिजल्ट यहाँ आना है। ठीक है बच्चों, ये अगला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन इसमें ध्यान देने योग्य है बच्चों। जिस इस सेकंड क्वेश्चन को जब अपने करेंगे बच्चों, 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 17, यानी 17 एक अभाज्य संख्या है खुद में। उस प्रकार यदि अपने 23 को देखें तो 23 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 इंटू 23, और 29 के अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों 1 इंटू 29। तो बच्चों जैसे अपने एचसीएफ दिक्कत आएगी एचसीएफ में, तो इनका सब में एचसीएफ आ रहा है 1। एक तो सभी संख्याओं का एचसीएफ होता ही होता है बच्चों, लेकिन यहाँ कोई भी एक के अलावा कोई भी और कॉमन डिजिट नहीं है, इसलिए अपने इसका एचसीएफ 1 लिखेंगे। और एलसीएम वाली वो विधि है ही बच्चों, एलसीएम में सारा लेना होता है अपने को, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 भी चलो लिखो, तो क्योंकि एक का गुणा है वो सेम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। इस प्रकार आप इनका गुणा करके इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हो बच्चों। तो थोड़ा देखो इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आओ बच्चों। हाँ जी बच्चों, देख लिए होंगे आपने। यदि कोई डाउट हो इन क्वेश्चनों में तो आप अपने जिस नंबर पे मैसेज कर देना, जो टेक्निकल टीम का नंबर दिया गया है, आप उस पे मैसेज करके ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम जो भी हो वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपनों ने 1.1 का कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं, देखो बेटा शानदार क्वेश्चन दिया है एचसीएफ दोनों संख्याओं का, ये ए संख्या है ये बी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे के अपने को एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों। देखो कैसे, तो अपने ये जानते हैं बच्चों कि दो संख्याओं का गुणा हम जानते हैं ए गुणा बी वो बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणा उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है बच्चों। दो संख्या कौन सी दे रखी है, 306 इंटू 657 बराबर इनका एचसीएफ दे रखा है, और एलसीएम अपनों ने निकालना है बच्चों। एलसीएम ये एचसीएफ 9 दे रखा है। तो बच्चों अपने को ये पता है किसी समीकरण में इधर गुणा में हो तो दूसरी साइड में वो भाग में चला जाता है, तो इसको भाग में ले जाओ। तो एलसीएम बराबर क्या आया बच्चों, एलसीएम बराबर आया ये उसके भाग में चला जाएगा
306 गुणा 657 अपॉन में 9। तो बच्चों अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 3 से कट रहा है, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 दुए 6। ये फिर कट रहा है बच्चों, 3 तिये 9 और एक बचा 12 4। अब इसका गुणा कर लो बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 34 गुणा 657। तो कितना आया बच्चों, गुणा करके आंसर निकाल दो। 7 चौके 28, 5 चौके 20, 21 22, 6 चौके 24, 25 26, 7 तिये 21 और 2, 5 तिये 15, 16 17, 6 तिये 18 19। ये लो बच्चों, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन करो इसका। तो इस प्रकार के शानदार शानदार क्वेश्चन अपने 1.1 के अंदर कंप्लीट करते जा रहे हैं बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ पे बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है बच्चों। उसके बाद में एक तुम्हारे भाषा पे क्वेश्चन कहें कि एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने ने ये देखना है बच्चों, क्या 6 की पावर n का वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार रखते जाएं, क्या कभी ये 0 पे खत्म होगी संख्या? तो देखो बच्चों, इसके लिए पहली तो बात यह है बच्चों, अपनों ने कक्षा 9वीं में यह पढ़ा था कि कोई भी संख्या यदि 0 पे खत्म होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड, यदि कोई संख्या इसका अपने हल लिखते हैं, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई भाज्य संख्या, ऐसे लिखेंगे बच्चों, यदि कोई भाज्य संख्या यदि कोई भाज्य संख्या यदि कोई भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। क्या बात लिखी है बच्चों? यदि कोई भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड
2 और 5 की पावर n के रूप के हों तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। कैसे? एक छोटे सा अपने एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 6 के जब अभी 6 की बात करते हैं या 10 की बात करते हैं बच्चों, 10 के पीछे 0 आ रहा है तो इसके बजाय गुणनखंड 2 इंटू 5 होंगे। 20 की बात करें बच्चों तो इसके बाजे गुणनखंड 2 की पावर 2 इंटू 5 होंगे। इस प्रकार आप देखोगे जिन संख्याओं के पीछे 0 आ रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे और इन पे यानी वो संख्या खत्म होगी 0 पे। तो उसी की बात करते हुए अपने देखेंगे क्या 6 की पावर n 0 पे खत्म हो रही है, तो 6 की पावर n के अपने अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहे हैं बच्चों? 2 इंटू 3 की पावर n। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड होते हैं जो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी। देखो बच्चों थोड़ा सा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो तो वो संख्या 0 पे खत्म होती है। तो इस जब 6 की पावर n इसके अभाज्य गुणनखंड अपनों ने देखे वो 2 और 3 आ रहे हैं जो 2 और 5 के रूप के नहीं हैं, तो करके ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी बच्चों। छोटा सा एग्जाम्पल आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक इसमें एग्जाम्पल आपके दे रखा है, इसी 1.1 का पहला आप एग्जाम्पल देखोगे तो वहां एग्जाम्पल में यहाँ लिख रखा है 4 की पावर n। तो बच्चों वो इसी सेम टू पैटर्न पे आप करो, उसमें देखना कि क्या 4 की पावर n कभी 0 पे समाप्त हो रही है क्या। इसके बाद में अपने देखें बच्चों छठा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बस वही संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी है, भाज्य संख्याएं कौन सी है, एलसीएम एचसीएफ यानी वास्तविक संख्याओं का बेसिक ज्ञान यहाँ मिल रहा है अपने को। ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए ये संख्या इतनी और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं बच्चों। तो इसका ये पार्ट मैं करवाता हूं, अगला आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये आपका HW होगा, ये आपने खुद करना है। एक क्वेश्चन मैं इसका ये करवा देता हूं। तो देखो बच्चों कैसे करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपने क्या करना है बच्चों, पहले इस संख्या के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो। देखो 13 यहां है, 13 यहां है, 13 कॉमन आ रहा है बच्चों, बाहर चला जाएगा। अंदर बचा 7 इंटू 11, यहां बचा 1 प्लस 1। आगे क्या बचा बच्चों, 13 इंटू यहां बचा 11 साथी 77, 77 इंटू 1 77 ही हो जाएगा प्लस 1। बच्चों कितना बचा, 13 इंटू 78। 78 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13 साथी 78, नहीं 13 छकी 78 है ना बच्चों। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको अपने यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, ये लिख सकते हैं ना बच्चों। 78 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो 2 3 6 13 छकी 78 कंप्लीट हो सकता है बच्चों। अब अपने एक इससे पहले ये अपने जानते हैं किसी भी भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इसमें एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हो किसी भी भाज्य संख्या को। तो बच्चों देखो एक स्टेटमेंट आप अलग से इसको थोड़ा सा नोट रख लेना, एक आपके थ्योरम भी है स्टेटमेंट ये कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को
उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही थी बच्चों, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन से पहले जो थ्योरम करवाई है उससे ये सारा बात क्लियर होता है बच्चों। तो अभी ये बात ये सेम टू सेम यहाँ चल रही है। देखो, किसी भी संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, संख्या कौन सी है बच्चों? संख्या ये है, ये अपनी संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये एक भाज्य संख्या है। यही पूछ रहा था, व्याख्या करनी है तो आप इस प्रकार व्याख्या कर सकते हो, लास्ट में वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये आपके लिए HW रहेगा बच्चों। अब एक 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने 1.1 कंप्लीट होने के कगार पे है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन एक एलसीएम पे क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बनाया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं बच्चों। मान लीजिए वो एक ही स्थान पे और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। देखो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, चलना एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो बच्चे कब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कब उनका राउंड कंप्लीट होने के बाद में दोनों का कब कितने समय बाद वो एक जगह मिलेंगे बच्चों। तो जब दोनों का अलग अलग टाइम हो और एक साथ पूछे तो एक साथ जो करने का काम होता है वो एलसीएम का होता है बच्चों, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो आप इनका ऐसे लिख लो बच्चों लैंग्वेज के फॉर्म में। सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लग गया बच्चों उसको? 18 मिनट। रवि को चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल दो बच्चों। एलसीएम 18 और 12, तो बच्चों निकाल दो इसका एलसीएम अलग से। 2 6 9 6 2 9 3 3 3 1 और 3, कितना हुआ बच्चों? 9 18 36 36। तो 36 मिनट बाद बच्चों वो दोनों रवि और सोनिया एक अपनी प्रारंभिक जगह पे मिलेंगे। तो लिख देना 36 मिनट बाद बच्चों वो दोनों अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। इस प्रकार बच्चों अपनों ने देखा 1.1 का पूरा सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने इस डिजिटल बोर्ड पे कवर कर रहे हैं बच्चों। आप इनके अच्छे से शानदार तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।